हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यानी स्थिर वैद्युतिकी का कुछ शॉर्ट नोट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हमने कुछ शॉर्ट नोट्स डिस्कस किया था, साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज भी हम लोग क्या करेंगे, लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट नोट्स देखेंगे लोग, और साथ ही साथ कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे, लिखा गया है स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव, तो स्थिर वैद्युत विभव बोले या सिर्फ विद्युत विभव बोले या सिर्फ वैद्युत विभव बोले, इस सब का मतलब क्या हुआ, सेम होगा। ओके, तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू W/Q। W/Q जहाँ V क्या होता है, विभव होता है, W क्या होता है, कार्य होता है, Q क्या होता है, आवेश होता है। ओके, अब यहाँ पर लिखा गया सही मात्रा और विमीय सूत्र। तो बताइए विभव का सही मात्रा क्या होता है। तो हम जानते हैं विभव का सही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे कैपिटल V से सूचित करते हैं। कार्य का सही मात्रक जूल होता है, इसे कैपिटल J लिखते हैं लोग। और आवेश का सही मात्रक कूलम होता है, इसको कैसे शॉर्ट में लिखते हैं लोग, कैपिटल C लिखते हैं लोग। ऐसे भी जो भी मात्रक किसी साइंटिस्ट के नाम पर होता है तो उसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं लोग, कैपिटल से लिखते हैं। ओके, अब यहाँ लिखा है विमीय सूत्र। अब बताइए विभव का विमीय सूत्र क्या होगा। तो जो विभव का विमीय सूत्र होगा वही विभवांतर का होगा। तो विमीय सूत्र हम कैसे निकालते हैं लोग, तो आपको यदि फॉर्मूला पता हो, अब फॉर्मूला में जिसका विमीय सूत्र निकालना है उसके अलावा जो जो उसमें राशि दिया गया हो, प्रत्येक राशि का विमीय सूत्र पता था, आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो किसे निकालना है, विभव का निकालना है। तो V का फॉर्मूला क्या है, W/Q। तो W का विमीय सूत्र क्या होता है, तो हम जानते हैं कार्य का होता है mL²T-2। यदि कार्य का नहीं पता है तो कार्य का अलग से निकाल कर लाएंगे और यहाँ रख देंगे। बटा में Q यानी आवेश। आवेश से क्या होता है, आवेश का होता है AT। आवेश से क्या होता है AT। इसको सिंप्लीफाई करते क्या मिलेगा, m पूरा सिस्टम देखिए, L यहाँ पर है, L² T, यहाँ T के पावर 1 है, यहाँ प्लस में माइनस हो जाएगा, तो -2 -1 -3 और यहाँ हो जाएगा A के पावर -1। यानी विभव का विमीय सूत्र क्या होगा, तो विभव का विमीय सूत्र होगा mL² T-3 A- आ गया। ओके, फिर यहाँ लिखिए कार्य का विमीय सूत्र। तो कार्य का विमीय सूत्र आपको पता है क्या होता है, mL² T-2। उसको बता दिया है आवेश। आवेश क्या होता है AT। तो जब ये दोनों का पता रहेगा ना, दोनों का, तब विभव का आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम देखा कि विभव का सही मात्रा क्या होता है, तो विभव का सही मात्रा होता है वोल्ट। अब देखिए एक वोल्ट के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो पॉइंट यहाँ लिखते हैं, तो लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए विभव का सही मात्रा वोल्ट होता है, कार्य का सही मात्रा जूल होता है, आवेश का सही मात्रा कूलम होता है। तो जूल पर कूलम लिख सकते हैं, तो 1 जूल पर कूलम ऐसा लिखे, तो इसको मैं ऐसे लिखे। दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम। दोनों का मतलब क्या हुआ, तो दोनों का मतलब सेम हुआ। ओके, तो यहाँ पर आ गया। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा, स्थिर वैद्युत विभव के बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है एकल बिंदु आवेश के कारण विभव। अब मान लीजिए कोई एक एकल बिंदु आवेश है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है Q आवेश से R दूरी पर विभव। तो मान लीजिए आपको एक आवेश दिया है जिसका मान दिया Q, और कितना दूरी पर निकलना है, R दूरी पर, यानी पॉइंट P पर। चलिए इसको P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P। बिंदु P पर विभव बताना है। तो बताइए बिंदु P पर विभव क्या होगा, बिंदु P पर विभव, तो V इक्वल टू क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R। Q/R, जहाँ Q क्या है आवेश है, R क्या है दूरी। अब ये आपको पता है विभव क्या है, अदिश राशि, यानी से कोई दिशा नहीं होता है। अब बता दें ये प्लस में, तो यहाँ प्लस में ली है, यदि यहाँ पर माइनस रहता था, यदि ये माइनस रहता क्या करते हैं, इस विभव का भी मान क्या लेते हैं, माइनस में। यदि आवेश माइनस में तो विभव का मान माइनस में, आवेश प्लस में तो विभव का मान क्या होगा, प्लस में होगा। तो V का फॉर्मूला क्या गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R। ओके, चलिए ये रहा एकल बिंदु आवेश से R दूरी पर विभव। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R। बता दें आपको यहाँ पर ये जो आवेश रखा गया है किस माध्यम में रखा गया है, निर्वात में, इसलिए क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। यदि कोई अन्य माध्यम रहे तो क्या होगा, तो अन्य माध्यम रहे तो क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसे हम एप्सिलॉन R से गुणा करा देंगे। किससे गुणा करा देंगे, एप्सिलॉन R से। तो जहां जहां एप्सिलॉन नॉट होगा, क्या करेंगे, एप्सिलॉन R से गुणा कराएंगे। एप्सिलॉन R क्या होता है, तो उस माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता होता है। ओके, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखा गया, आवेशों के निकाय के कारण विभव। तो हम तो एक सिंगल चार्ज के कारण कोई किसी पॉइंट पर विभव देख लिए। अब एक से अधिक आवेश आ गया, तो एक से अधिक जब आवेश होते हैं तो हम बोलते हैं आवेशों का निकाय। तो आवेशों के निकाय के कारण विभव क्या होता है, मान लीजिए सपोज कुछ आवेश दिया गया, मान यहाँ पे है Q1, यहाँ पर मान लेते हैं Q2, और यहाँ पर मान लेते हैं Q3, और यहाँ पर है Q4, और यहाँ पर मान लेते हैं Q5। ऐसे बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। ओके, चलिए 5 ही आवेश के निकाय का हम देखते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर हमको निकालना है विभव। क्या निकालना है, विभव। तो जिस पॉइंट पर विभव निकालना है
तो हमें क्या पता होना चाहिए, तो हम 1/1 प्रत्येक आवेश के कारण विभव निकाल देंगे, और हम जानते हैं विभव अदिश राशि है, तो उसे डिग्री के कारण जोड़ देंगे, डिग्री के कारण जोड़ देंगे। अब कुछ नहीं कि सभी आवेश धनावेशित हो, कुछ धनावेशित हो सकते हैं, कुछ ऋणावेशित हो सकते हैं, सबके सब ऋणावेशित हो सकते हैं, इसमें कुछ ऋणावेशित भी लेते हैं। चलिए मान लीजिए माइनस में, ओके चलिए ये मान लेते हैं, एक और ये भी मान लेते हैं माइनस में। अब बताइए इस पॉइंट पर निकालना है विभव, तो जिस पॉइंट पर विभव निकालना है हम क्या करेंगे, प्रत्येक बिंदु से दूरी देखेंगे। तो बताइए इससे कुछ दूरी होगा, इस दूरी को मान लेते हैं r1, q2 से दूरी को क्या मान लेते हैं r2, q3 से दूरी को क्या मान लेते हैं r3, q4 से क्या मान लेते हैं r4, q5 से क्या मान लेते हैं r5। ये पॉइंट क्या है P, तो बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर विभव निकालना है। अब बताइए बिंदु P पर विभव किस आवेश के कारण होगा, तो हम जानते हैं प्रत्येक आवेश के कारण होगा, तो प्रत्येक आवेश के कारण विभव होगा, तो प्रत्येक आवेश के कारण जो उत्पन्न विभव है ना, उस सभी विभव को जोड़ेंगे तो ही बिंदु P को क्या होगा, विभव का मान होगा। तो चलिए हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर विभव तो लिखते हैं, बिंदु P पर विद्युत विभव लिखे चाहे स्थिर विभव लिखे, क्योंकि पाठ वही चल रहा है ना। हालांकि आप लोग 11th पढ़ोगे गुरुत्वीय विभव के बारे में, जो कि द्रव्यमान्य कारण होता है, परंतु आवेशकरण क्या होगा, तो आवेशकरण विद्युत विभव होगा। ठीक है, तो बिंदु P पर विभव क्या होगा, V इक्वल टू, यदि हम 1/1 एक एक आवेश का बात करें, बताइए इस आवेशकरण कितना, इस आवेशकरण, तो इस आवेशकरण कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R1। ओके, अब इस आवेश की बात करें Q2 का, तो कितना होगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा R2। देखिए तो ये दूरी कितना दिया है, R2 दिया है ना, Q3 माइनस में है तो विभव भी माइनस में आएगा, तो लिख देते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बटा R3। Q4 के कारण क्या होगा, तो प्लस में, तो प्लस में आएगा, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 बाई R4। और Q5 क्या है, माइनस में है, तो माइनस में आएगा, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q5 बाई R5। इन सभी में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं। यदि हम कॉमन लेते हैं कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2, यहाँ क्या आएगा माइनस Q3 बाई R3, ये आएगा प्लस Q4 बाई R4 माइनस Q5 बाई R4। बस एक पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करना, जब भी एक से अधिक आवेश आए और आपको विभव निकालने को बोले तो क्या करना है, प्रत्येक आवेश के कारण विभव निकालना, उसे जोड़ देना, सिंपल सी बात है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके चलिए, दिए रहा क्या, आवेशों के निकाय कारण विभव। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ लिखा गया है आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। ओके, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझते हैं। तो आवेश के निकाय यानी कम से कम कितना आवेश होगा, 2 होगा, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, यानी कितना हुआ आवेश हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे आगे हम देखते हैं 2 आवेशों का निकाय। तो पहला किसका देखते हैं हम, 2 आवेशों के निकाय, 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ओके, अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे एक आवेश है Q1 और यहाँ पे क्या आवेश है Q2, और स्थितिज ऊर्जा भी क्या होता है, अदिश राशि होता है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें कोई दिशा तो होगा नहीं, परंतु आवेश का चिन्ह मायने रखेगा। यदि दोनों प्लस में रहेगा कि दोनों माइनस में रहेगा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, तो कैसे क्या होता है अभी देखते हैं। चलिए तो थोड़ा जान लेते हैं स्थिति ऊर्जा क्या होता है। तो जब भी आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र में कहीं पर लाते हैं तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य क्या होता है, उस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस निकाय की स्थिति ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये 2 आवेश है, दोनों आवेश को अनंत से लाना है, क्या से लाना है, अनंत से लाना है। चलिए यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, मान लेते हैं कहीं अनंत से लाए, तो पहला एक क्या है Q1 है और क्या है Q2 है। तो अनंत पर 2 आवेश है, एक Q1 और एक Q2, और अनंत से हमें कहीं लाना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई आवेश नहीं देखा, कोई विद्युत क्षेत्र होगा नहीं, ना होगा। तो जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो कोई आवेश को लाने में कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा, यानी विद्युत क्षेत्र के खिलाफ कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसमें किसी भी आवेश को लाइए, मान लीजिए हम Q1 आवेश को लाते हैं, तो Q1 आवेश को लाने में कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप चाहते थे Q2 को भी लाते ना पहले, तो कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मान लेते हम Q2 आवेश को लाएं और यहाँ पर रख दें, तो यहाँ पर Q2 को जब लाएंगे ना, तो Q1 के खिलाफ कुछ कार्य करना पड़ेगा। Q1 के खिलाफ लाने में क्या होगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। कि जो हम Q2 को ला रहे हैं तो क्या है, यहाँ पहले से विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो चुका है, किसके कारण, Q1 के कारण। अब इस विद्युत क्षेत्र में जब Q2 को लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य करेंगे ना वही कार्य क्या होगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तब जब Q2 को लाएं तो किसके खिलाफ कार्य करना पड़ेगा, सिर्फ Q1 के खिलाफ कार्य करना पड़ा, यानी इसमें सिर्फ एक कार्य होगा, वही कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12। R12 कहने माने क्या हुआ, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी आवेश 1 और आवेश 2 के बीच की दूरी।
ये सिर्फ आर लेते थे, हम सिर्फ आर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों आवेश के बीच दूरी कितना है, आर, तो आर लिखते हैं। ये आ गया फॉर्मूला। अब बताइए, यदि दोनों सजाती यानी क्या बोलते हैं, दोनों प्लस प्लस रहे तो प्लस प्लस में लेंगे, दोनों माइनस माइनस तो दोनों माइनस माइनस लेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यदि एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सजातीय आवेशों की निकाय की स्थिति क्या होती है, धनात्मक होती है। ओके, परंतु जब विजातीय आवेश रहेगा प्लस एगो माइनस, तो उस सिस्टम का स्थिति ऊर्जा क्या आएगा, माइनस में आएगा। किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ये रहा दो आवेशों की निकाय। मान लीजिए 3 आवेश रहे तो क्या होगा, यहाँ देखते हैं। अब दूसरा केस देखते हैं, 3 आवेशों के निकाय, 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ओके, चलो अब मान लीजिए 3 आवेश दिया है, तो इसको काम करते हैं, यहाँ पर से आते हैं। मान लीजिए अनंतपुर 3 आवेश है, Q1 Q2 Q3। मान लीजिए हम Q2 को लाते हैं, चलिए Q2 को लाते हैं, किसी भी आवेश को पहला सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो जब Q2 को लाएंगे कुछ कार्य करना पड़ा, कोई कार्य नहीं करना पड़ा। लेकिन अब जो आवेश लाएंगे, मान लीजिए Q1 को ला रहे हैं, तो जब Q1 को लाएंगे ना, Q1 को, तो इसके खिलाफ कार्य करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर E1 मान लेते, क्या मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं। ओके, तो इतना कार्य करना पड़ा। अब कौन सा आवेश लाना है, Q3 लाना है। क्या लाना है, Q3। तो जब तीसरा आवेश को लाएंगे, तो मान लीजिए तीसरा आवेश को यहाँ पर लाते हैं, तो तीसरा आवेश को लाने में किसके खिलाफ कार्य करना पड़ा, इसके खिलाफ भी कार्य करना पड़ा, इसके खिलाफ भी कार्य करना पड़ा। तो इसको मान लेते हैं U2, इसको मान लेते हैं U3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 आवेश के निकाय की स्थिति जो है क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 होगा। और इस पेयर का स्थिति जो क्या होगा, अभी कुछ देर पहले देखे थे लोग, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। तब कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी 2 से अधिक आवेश रहे, तो जितना संभव जोड़ा बनेगा ना, उस सभी जोड़ा की स्थिति ऊर्जा निकालेंगे और ऐड करेंगे, वही क्या उस निकाय की स्थिति ऊर्जा होगा। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 4 आवेश की, तो 4 आवेश होगा तो क्या होगा, तो इसमें 3 जोड़ा बना, तो मान लीजिए 4 आवेश रहे, तो एक आवेश को लाएंगे Q1 को, कुछ कार्य नहीं करना पड़ा। जब Q2 को लाएंगे तो क्या होगा, ये वो कार्य करना पड़ेगा इसके खिलाफ। Q3 को लाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे Q3 लाते हैं, तो क्या होगा, इसके खिलाफ कार्य करना पड़ेगा, इसके खिलाफ कार्य करना पड़ेगा। जब Q4 को लाएंगे, तो Q4 लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तीनों कार्य करना पड़ेगा, एक इसके खिलाफ, एक इसके खिलाफ, एक इसके खिलाफ। इसमें कितना पेयर बना, 6 पेयर बना, 1 2 3 4 5 6। तो कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये निकला कि जब भी 2 से अधिक आवेश रहेगा, तो जितना उनके बीच जोड़ा लग सकता है, उतना क्या होगा, उतना स्थितिज ऊर्जा निकालना होगा, प्रत्येक को ऐड करना पड़ेगा। चलते यहाँ लिखा गया 3 आवेश, तो मान लीजिए यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश है, ये क्या है, Q3 आवेश है। इस सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा निकालना है। कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है, U। अब देखना है जितना कितना पेयर बन सकता है, एक ये पेयर बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ओके, तो इस पेयर का एनर्जी कितना होगा, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बटा इनके बीच की दूरी। इस बीच की दूरी को मान लें R12। R12 मैंने क्या हुआ, आवेश 1 और आवेश 2 के बीच की दूरी, प्लस अब इस पेयर की बात करें तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3, अब बटा में क्या आएगा, R23 प्लस यदि इसकी बात करें तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, अब बटा में क्या आएगा, R13, यानी 1 और 3 के बीच का दूरी। ओके, ये आ गया। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, Q1 Q2 by R12, Q2 Q3 by R23, Q1 Q3 by R13। आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके, चलिए 4 आवेश का भी देख लेते हैं लास्ट। इसमें 3 नंबर देखते हैं लोग, 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ओके, चलिए तो मान लेते हैं 4 आवेश दिया है, एक यहाँ पर दिया है Q1, यहाँ पर दिया है Q2, यहाँ दिया है Q3 और यहाँ दिया है Q4। ओके, सबसे आगे देखना है कि इसमें कितना पेयर बन सकता है। एक पेयर यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, तो 4 पेयर बन सकता है। और ये बनेगा 5वां पेयर, ये बनेगा 6वां पेयर, यानी 6 पेयर बन सकता है। इस सिस्टम की स्थिति निकालना है। एक और कई जरूरी सभी आवेश प्लस में रहेगा, कुछ माइनस भी हो सकते हैं। चलिए मान लीजिए Q3 माइनस में, किसमें है, माइनस में। अब इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। U ये तो पता है प्रत्येक टर्म से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा। ओके, अब यदि हम इस पेयर की बात करें तो क्या आएगा, यहाँ पाएगा Q1 Q2, अब बटा में क्या आएगा, R12। इस पेयर की बात करें तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस Q2 Q3, अब बटा में क्या आएगा, R23।
इस पेयर की बात करें तो प्लस माइनस माइनस में आएगा, Q4 Q3 अब बटा में R4 3। इस पेयर की बात करें क्या आएगा, प्लस में आएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। क्या हो गया यहाँ पर Q1 Q4 अब बटा में क्या आएगा R14। इस जोड़ा की बात करें क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस में आएगा तो माइनस ये जाएगा Q1 Q3 अब बटा में क्या आएगा R13। और इस जोड़ा की बात करें किसमें आएगा, प्लस में आएगा, प्लस Q2 Q4 अब बटा में क्या आएगा R24। हो गया। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे दिया है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसी से बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या होता है, सजातीय आवेशों का समान परिमाण एवं विजातीय आवेश, सॉरी विजातीय आवेश होता है एक प्लस क्यू होता है, क्या होता है माइनस क्यू होता है, और दोनों का परिमाण सेम होता है। परिमाण क्या होता है, सेम होता है। तो समान परिमाण के विजातीय आवेशों का क्या होता है, एक ऐसा युग्म होता है बीच की दूरी क्या होती है बहुत कम होती है, बीच की दूरी क्या होती है बहुत कम होती है, ये विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहाँ पर कुछ दिखा गया क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव का प्लस चार्ज है, ये क्या है माइनस चार्ज है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू आ गया। दोनों के बीच दूरी हम कितना ले लिया 2a ले लिया, आप d भी ले सकते हैं, बट 2a क्यों लिए हैं, थोड़ा सुविधा रहता है। द्विध्रुव में कोई भी दूरी हम कहाँ से मापते हैं, द्विध्रुव केंद्र से मापते हैं, केंद्र से। तो केंद्र से ये दूरी कितना आएगा a, ये भी दूरी कितना आएगा a, इसलिए हम इसको ले लेते हैं 2a। कितना लेते हैं 2a लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है द्विध्रुव का कुल आवेश। अब बताइए इसका प्लस क्यू इसका माइनस क्यू, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो कुल आवेश कितना होगा 0, कुल आवेश कितना होगा 0। तो विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। फिर लिखा है द्विध्रुव आघूर्ण एक अदिश राशि है जिसे वेक्टर p से सूचित किया था। जी बिल्कुल, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक सदिश राशि, तो जिसे हम देख पा रहे हैं वेक्टर p लिखा गया। इस दिशा किधर होती है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो पता लगे कि माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, परंतु इसका परिमाण कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं लिखा गया है p बराबर क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a, जहाँ क्यू क्या है किसी एक आवेश का परिमाण है और 2a क्या है दोनों आवेश के बीच की दूरी। अच्छा भाई, तो यहाँ पर दूरी हम लिए होते हैं d, क्या लिए होते हैं d, तो यहाँ क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी। यदि दूरी दोनों के बीच दूरी दिया एल, तो यहाँ क्या लिखते हैं क्यू इंटू एल। इस बात को समझिए बढ़िया से। ओके, अब यहाँ लिखा गया ऐसा ही मतलब। तो बताइए द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मतलब निकालना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, क्यू इंटू 2a। तो क्यू यानी आवेश, आवेश का सही मतलब क्या होता है, तो आवेश का सही मतलब होता है कूलम, और 2a क्या है दूरी है, दूरी का सही मतलब क्या होता है मीटर, तो मीटर। तो इसका सही मतलब क्या है, कूलम मीटर, कूलम मीटर। अब बीमीय सूत्र लिखना है, तो कूलम के बदले बीमीय सूत्र क्या होता है, आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, एटी होता है, एटी, और दूरी क्या होता है एल, तो एल, तो हो गया एटीएल। तो एटीएल लिखिए, इसको लिखिए एलटीए लिखिए, दोनों का मतलब सेम। चूंकि इसमें एम नहीं तो इसको हमेशा भी ले सकते हैं M0LTA। ओके, तो ये सब ऑप्शन के आधार पर हम डिसाइड करेंगे क्या है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तब हमने क्या देखा, विद्युत द्विध्रुव क्या है ये जान लिए लोग, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में देख लिए लोग, फॉर्मूला क्या होता है P बराबर Q इंटू 2a। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। अब वैद्युत द्विध्रुव ऐसे कि हम देख पा रहे हैं प्लस क्यू माइनस क्यू दिया है, एक वैद्युत द्विध्रुव दिया है। अब इसे कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना है, तो मान लीजिए पॉइंट P पर विभव निकालना, पॉइंट P कहाँ पर है, तो द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर है, केंद्र से r दूरी पर। चलिए इस यदि हम यहाँ से बिंदु P का स्थिति सदिश लें तो क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं वेक्टर r, लिख सकते हैं इसे वेक्टर r। ओके, और ये दूरी कितना है r दिया है, वेक्टर फॉर्म में इसे क्या लिख सकते हैं वेक्टर r, लिख सकते हैं वेक्टर r लिख सकते हैं। तो केंद्र से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, विभव निकालना है। अब ये जो वेक्टर r है यानी जो इसके स्थिति सदिश है, द्विध्रुव आघूर्ण से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण, कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। तो इस बिंदु पर निकालना है विभव। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा बटा r स्क्वायर, p cos थीटा बटा r स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पर आ रहा है r स्क्वायर, क्या रहा है r स्क्वायर, p cos थीटा बटा r स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र में क्या आया था, चलो उसमें आया था r क्यू, क्या आया था r क्यू। जब हम विद्युत क्षेत्र निकाले थे लोग अक्षीय निरक्षीय में, तो क्या आया था r क्यू आया था। बट ये क्या है, एक जनरल पॉइंट पर निकाल रहे हैं, बस में रहे ना। चलिए अभी हम देखते हैं, ये लिखा गया v इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो p cos थीटा को हमेशा लिख सकते हैं वेक्टर p डॉट r के, कैसे, तो आप लोग पढ़ेंगे लोग a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, ab cos थीटा, ab cos थीटा। तो इसको देखिए p डॉट r के लिखा गया, तो p का p आ गया, r के यूनिट वेक्टर है, जैसे मैग्नीट्यूड कितना 1, तो इंटू 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं cos थीटा, क्या लिख सकते हैं cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, p cos थीटा मतलब हम ये लिख सकते हैं। ओके, एक और बात पढ़ेंगे आप लोग, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर लिखा गया आर के का फॉर्मूला क्या आएगा, वेक्टर आर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो पहले से आर स्क्वायर था, एक और आर मल्टीप्लाई होता आर क्यू हो जाएगा। तो जान लीजिए किसी बिंदु पर
द्विध्रुव के कारण विभव का फॉर्मूला क्या होता है, तो v इक्वल टू होता है 1/4πε0 p cos थीटा बटा r स्क्वायर। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो तीन तीन फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। अब एग्जाम में कैसा आएगा उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कौन ठीक करना। ओके चलिए, ये तो रहा विभव। अब हम कुछ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस क्या होता है, एक होता है अक्षीय स्थिति, एक होता है निरक्षीय स्थिति। तो मान लीजिए द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव के दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्ष। और द्विध्रुव के केंद्र से अक्ष के लंबवत जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, यानी उसे निरक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निरक्ष। तो अक्षीय स्थिति में इधर पूछे चाहे इधर पूछे, कहीं भी पूछ सकता है, और निरक्षीय स्थिति में ऊपर नीचे कहीं भी पूछ सकता है। ओके, तो अक्षीय निरक्षीय स्थिति में क्या होगा बता देते हैं। हालांकि अब तो मान लीजिए यहाँ पर निकलना है, तो इसके कारण निकाले विभव, इसके कारण विभव निकालिए। और आपको पता है कि जब दोनों आवेश के कारण विभव पता है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, परंतु चलिए इस फॉर्मूला की यूज करके हम यहाँ पर बनाते हैं। तो लिखा गया है विशेष स्थिति, या पहले लिखा अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होगा, ये जो बिंदु P है ना, यहाँ पर आ जाए। देखिए अक्ष पर गया, अक्ष पर यह हो सकता है यहाँ पर आ जाए। तो जब बिंदु P यहाँ पर आएगा, तो जब ये पूरा P यहाँ पर, तो थीटा का मान कितना आएगा, 0 डिग्री। कितना जाएगा, 0 डिग्री। लेकिन यदि P को हम यहाँ रख दें तो थीटा कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी अक्षीय स्थिति में थीटा का मान है तो 0 होगा, नहीं तो क्या होगा, 180 होगा। 0 या 180, 0 या 180। तो यदि 0 होगा तो अक्षीय स्थिति में v का मान क्या होगा, 1/4πε0 p बटा r स्क्वायर। क्यों होगा, तो यहाँ रखे 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना आता है, 1 आता है। यहाँ पर आ गया p बटा r स्क्वायर। अब बट इधर निकालेंगे, इधर तो थीटा का मान 180 होगा। तो जब थीटा का मान 180, तो cos 180 का मान होता है -1, तो यह आ जाएगा -1/4πε0 p बटा r स्क्वायर। क्या आ जाएगा, p बटा r स्क्वायर। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, जब हम इधर निकालेंगे तो ये जो पॉइंट है किससे नजदीक है, माइनस क्यू से नजदीक है कि प्लस क्यू से नजदीक है, माइनस क्यू से नजदीक है, तो माइनस क्यू का प्रभाव ज्यादा होगा, इसलिए ऋणात्मक विभव ज्यादा होगा। ओके चलिए आगे। अब यहाँ पर देखते हैं लोग निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति मान क्या, एकदम लंबवत, थीटा का मान कितना होगा, 90। तो निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा का मान होता है 90 डिग्री। तब यदि हम यहाँ पर थीटा का मान 90 रखे तो cos 90 का मान क्या होता है, 0, इसलिए भी निरक्षीय 0 हो जाएगा। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है, इधर नहीं, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इसे विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है। तो विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ओके चलिए, ये आ गया। अब इसका आगे देखते हैं। अब लिखा गया है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ओके, अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है ना, मात्र 2 स्थिति में पढ़ना है। एक पढ़ना है अक्षीय स्थिति में, एक पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में। तो इसे अक्ष पर कहीं भी निकालना, उसे क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थिति। और अक्ष के लंबवत जो द्विध्रुव के केंद्र से जाए, इस रेखा को कहीं भी निकालना, उसे क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति। क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति। तो द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में भी आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, और अक्षीय स्थिति में भी निकालना है। ओके, तो यहाँ लिखा गया ई अक्षीय। टी अक्षीय का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 2p बटा आर क्यू, 2p बटा आर क्यू। और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, तो माइनस में लिखा है। क्यों माइनस में लिखा गया है, तो जब यहाँ पर आप निकालेंगे ना, तो प्लस वाला इधर रहेगा, माइनस वाला इधर रहेगा, तो रिजल्टेंट इधर रह जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इधर, लेकिन वेक्टर p है इधर। तो द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, वेक्टर p के उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस है। क्या है, माइनस है। तो ई निरक्षीय का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 p बटा आर क्यू, वेक्टर p बटा आर क्यू। अब ये लिखा है ई अक्षीय अनुपात ई निरक्षीय। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अनुपात कितना होता है, 3:2 देखिए जब इस दोनों को भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर जो 2 है ना, 2 तो ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा 1, यानी 2:1 आएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान उतना ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति से 2 गुना होगा। यानी अक्षीय वाला क्या होता है, 2 गुना होता है, किसी तुलना में, निरक्षीय की तुलना में। ओके, तो ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा चुका है। ओके चलिए, तो ये रहा द्विध्रुव कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र ई है, क्या है, वेक्टर ई है। अब इस वेक्टर ई में एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, ये प्लस, ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेक्टर पी दिखाई दे रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों बीच का कोण कितना है, थीटा है, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। अब ये प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इधर ही बॉल लगेगा, इधर लग रहा है बॉल एफ, इस माइनस क्यू को इधर लगेगा बॉल एफ। ठीक है, इसको एक काम कर, इसको मान लेते हैं एफ क्यू मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एफ माइनस क्यू, क्या मान लेते हैं, एफ माइनस क्यू। अब देखिए दोनों का बॉल का मान समान होगा, समान होगा। क्यों समान हो, तो हम जानते हैं एफ का फॉर्मूला क्या होता है, किसी आवेश पर कार्यरत बॉल का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। दोनों के आवेश का मान समान है। ओके, और चूंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है,
तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, एक समान होगा। तो Q भी एक समान, E भी एक समान, तो F का भी मान क्या होगा, एक समान होगा। यानी दोनों आवेश पर कार्यरत बल का मान समान होगा, परंतु दिशा उल्टा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। अब सोचिए किसी सिस्टम में एक इधर बल लगे 10 न्यूटन और इधर भी लगे 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। तो जब समान परिमाण के विपरीत दिशा में दो बल काम करे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होता है। यहाँ पर लिखा गया है विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत परिणामी बल क्या है, 0 है। यही यदि असमान विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता तो क्या परिणामी बल 0 होता, नहीं होता। तो परिणामी बल बोले या नेट बल बोले, दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम। ओके, तो बताइए जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर परिणामी बल का मान क्या होता है, तो 0 होता है। ओके, अब यहाँ लिखा गया विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क क्या है, एक सदिश राशि, इसलिए यहाँ पे लिखा गया वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया। इस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, जहाँ पी क्या है हम जानते हैं लोग, विद्युत द्विध्रुव गुण है। वेक्टर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। तो पी क्रॉस ई, ई तो आ गया, क्या बोलते हैं, पूरा बल गुणा गया, परंतु बल गुण का परिमाण कितना होगा, तो उसका परिमाण होगा पीई साइन थीटा। क्या होगा, पढ़े भी होंगे, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो पी क्रॉस ई क्या होगा, पीई साइन थीटा। क्या भाई, टॉर्क का फॉर्मूला क्या गया, पी साइन थीटा। ओके, अब यहाँ लिखा गया है विद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, पी cos θ1 माइनस cos θ2। ये सब चीज पता है, आप लोग चुंबकत्व में भी पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग चुंबकत्व पढ़े थे लोग, उसका वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं लोग। तो चुंबकत्व में हम लोग जब पढ़े थे, क्या पढ़े थे लोग, तो यदि आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता से संबंधित जो बात पढ़े, जैसे विद्युत द्विध्रुव पढ़े हैं, उसमें चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ेंगे, ये सब चीज सिमिलर मिलेगा। क्या मिलेगा, सिमिलर मिलेगा। ये चीज हम लोग दोबारा देख रहे हैं। ओके, तो ध्यान देंगे। यहाँ क्या लिखा गया है, W = P cos θ1 माइनस cos θ2। फिर यहाँ लिखा द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, तो जितना कार्य करते हैं ना, यही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यू का फॉर्मूला क्या है, P इन सेम रहेगा, सेम टू सेम। अब यहाँ कुछ स्पेशल केस दिया है, क्या दिया गया है, ये तो जनरल फॉर्मूला, यदि आपको ये पता है ना, तो कोई भी केस आसानी सॉल्व कर सकता है। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं, तो घुमाने में कुछ एनर्जी स्टोर होगा, उस एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। ओके, अभी आपको पता है, तो ये स्पेशल केस देखिए क्या लिखेगा, साम्यावस्था में क्या होगा, θ1 = 0 डिग्री से θ2 = θ कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, यानी घुमाने पर क्या होगा। तो यू का फॉर्मूला क्या होगा, पी। अब देखिए θ1 का मान 0 रखे थे, यहाँ 0 रखे थे, cos 0 का मान क्या होता है, 1, यहाँ गया 1, अब माइनस θ2 का मान θ, तो यहाँ cos θ। तो क्या गया फॉर्मूला, Pe1 माइनस cos θ। क्या गया, Pe1 माइनस cos θ। अब यहाँ लिखा है θ1 = 90 डिग्री से θ2 = θ तक। θ1 का मान 90 ले, तो cos 90 का मान क्या होता है, 0, यहाँ 0। फिर यहाँ क्या होगा, cos θ। तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस Pe cos θ। क्या आएगा, माइनस Pe cos θ। इसको Pe cos θ को लिख सकते हैं P क्रॉस E, ये आएगा माइनस P डॉट E, सॉरी P डॉट E क्या लिख सकते हैं, P cos θ को हम लिख सकते हैं P डॉट E, वेक्टर P डॉट E, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लास्ट पॉइंट लिखा गया है द्विध्रुव का आवर्तकाल। जब विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख के थोड़ा सा घुमा कर छोड़ दें, तो क्या होगा, दोलन करेगा, दोलन करेगा। जब साम्य अवस्था घुमा के थोड़ा छोड़ेंगे तो क्या होगा, दोलन करेगा। तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला था T = 2π √I/P। जहां I क्या है, तो I है जड़त्व गुण, I क्या है, जड़त्व गुण है, P क्या है, द्विध्रुव गुण है, E क्या है, तो जो E है ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, तो इसके बारे में हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं लोग, फिर दोबारा मिल रहा है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिया है विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। तो E बराबर क्या होता है, माइनस dV/dr, जहाँ E क्या है, E विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, और dV/dr को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। इसे बोल सकते हैं एकांक लंबाई पर विभव पतन को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। ओके, तो dV/dr क्या होता है, विभव प्रवणता। क्या होता है, विभव प्रवणता होता है। ओके, अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता का SI मात्रक। तो इसका SI मात्रक यदि इस फॉर्मूला से निकालते क्या आएगा, E का फॉर्मूला है dV/dr, तो V का SI मात्रक क्या होगा, वोल्ट, अब बटा में R यानी दूरी का क्या होगा, मीटर, इसलिए लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, चाहे वोल्ट मीटर का पावर -1, यानी वोल्ट मीटर इनवर्स, दोनों का मतलब क्या हो सकता है। यदि इसी को मान लीजिए E का फॉर्मूला पढ़े थे लोग, F/Q, इससे निकालते क्या आएगा, तो बॉल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ऐसा होता है कूलम, तो न्यूटन कूलम इनवर्स। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, इसलिए कभी भी एग्जाम में सवाल है ना, तो पूरा ऑप्शन ध्यान से पढ़ते हैं तब टिक करते हैं। मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए ये दे दिया, अब बी ये दे दिया, और सेम बोल दे ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों होगा ना, बहुत हबड़ा के ऑप्शन नंबर ए टिक करती है। इसलिए कभी भी एग्जाम में सवाल है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे तब टिक करेंगे। अब मैंने लिखा है विभव प्रवणता, इसके SI मात्रक निकालते हैं। तो ऊपर क्या दिया है, ऊपर दिया है वोल्ट, और नीचे है दूरी यानी मीटर, तो वोल्ट पर मीटर।
विमेय सूत्र निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? विभव का भी विमेय सूत्र पता है, दूरी का भी पता है, भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए तो ये क्या रहा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता विभव संबंध। अब देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह क्यों आता है, माइनस चिन्ह क्यों आता है? तो माइनस चिन्ह इसलिए आता है तो यह माइनस चिन्ह बताता है ना कि जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा होती है किधर होती है, तो जिधर विभव का मान घटता है उधर इसकी दिशा होती है, उधर इसकी क्या होती है, दिशा होती है। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए लिखा गया ये किस तरह ध्यान देंगे। इस बार जो अभी आप लोग अगस्त मंथ में बिहार बोर्ड एग्जाम लिया था, उस एग्जाम में एक सवाल आया था जो इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ लिखा गया है यदि v बराबर वी एक्स का वाई का जेड, जो v यानी विभव है, यदि v जो विभव है एक्स वाई जेड निर्देशांक के रूप में दिया गया। मान लीजिए आपसे बोला गया कि यदि v का मान दिया है 2x + 3y वोल्ट, इस टाइप का करके दिया गया और आपसे बोला जाएगा किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो कैसे निकालेंगे, तो इससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ क्या लिखा गया है, यदि v बराबर वी एक्स का वाई का जेड हो, अर्थात v का मान एक्स वाई जेड निर्देशांक के रूप में दिया गया हो, तो वेक्टर E का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है EX IK + EY JK + EZ KK। जहाँ EX क्या है, ये लिखा गया EX क्या है, तो EX है माइनस डेल V बाई डेल एक्स। अब ये डेल क्या होता है तो बताते हैं आपको, ये वाला होता है जैसे डी बाई डी एक्स क्या होता है, तो आप डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे डेरिवेटिव होता है, परंतु डेल क्या होता है, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये माइनस डेल वी बाई डेल एक्स है, यहाँ माइनस डेल वी बाई डेल वाई है, और EZ क्या है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। यानी इस तरह करके हम EX निकालेंगे, EY निकालेंगे, EZ निकालेंगे और यहाँ पर तो वेक्टर E आ जाएगा। मान लीजिए परिमाण निकालना है तो आप लोग पढ़ेंगे √EX² + EY² + EZ²। मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरह लिखा गया है 2i - 3j, इसका आपको रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं लोग, √2a² + -3k²। इसी को हल करते हैं तो आंसर आया था, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पर सवाल जो इस बार अगस्त मंथ के एग्जाम में आया था वो डिस्कस किया जा चुका है। यानी अगस्त मंथ का जो क्वेश्चन पेपर है ना वो पूरा डिस्कस किया जा चुका है। यदि आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जाकर आप देख सकते हैं, या नहीं तो आप ऊपर टैप कीजिए, वहां पर लिंक आ चुका है, उसे टैप करेंगे तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ लिखा गया है समविभवी पृष्ठ। समविभवी पृष्ठ, तो समविभवी पृष्ठ क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, समविभवी पृष्ठ कहलाता है। तो यहाँ लिखा गया फर्स्ट पॉइंट, बिंदु आवेश के कारण समविभवी पृष्ठ डैश होता है। अब देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण समविभवी पृष्ठ कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार। तो बहुत सारा गोला हो सकता है, यानी सकेंद्रीय गोलाकार होता है। अब इतना याद करिए, रखिए लोग, गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है। ओके, और लिखा गया एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभवी पृष्ठ कैसा होता है, तो समतल होता है। कैसा होता है, समतल होता है। अगला पॉइंट लिखा गया रैखिक आवेश के कारण समविभवी पृष्ठ क्या होता है, तो रैखिक आवेश के कारण कैसा होता है, बेलनाकार होता है। देख सकते हैं, बेलनाकार। अगला पॉइंट है समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। सिंपल सी बात, नाम ही भी है समविभवी। समविभवी माने क्या होगा, एक समान विभव। तो लिखा गया समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु विभव का मान क्या होता है, तो समान होता है। ओके, समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। पृष्ठ क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड समविभवी पृष्ठ पर क्या होता है, लंबवत होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। ओके, और लिखा समविभवी पृष्ठ पर किसी आवेश को ले जाने में क्या कार्य क्या होता है, शून्य होता है। क्या कार्य क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है, तो जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब देखे होंगे लोग, शून्य होता है। हालांकि शून्य क्यों होता है इसको बताने के बहुत सारे तरीका है, आप कैसे बता सकते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं लोग, कैसे, तब लोग पढ़ेंगे लोग V बराबर W/Q। W/Q, जहाँ V क्या है विभवांतर, W क्या है कार्य, Q क्या है आवेश। यानी Q आवेश को यदि हम कहीं से कहीं पर लाएं और क्या कार्य W हो, तो उन दोनों पॉइंट के बीच विभवांतर कितना होगा, V। तो V का फॉर्मूला है W/Q। तो W निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो W = लिख सकते हैं Q × V। Q × V। अब देखिए समविभवी पृष्ठ पर यहाँ पर मान लीजिए विभव है 10 वोल्ट, तो यहाँ भी कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। तो समविभवी पृष्ठ के दो बिंदु के बीच विभवांतर कितना होगा, तो विभव में अंतर 0 होगा। तो जब विभवांतर का मान 0 यानी V का मान 0, तो W का भी मान क्या होगा, 0। अब इसे प्रूफ कर सकते हैं कि कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट लिखा गया यहाँ पर, दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। जी बिल्कुल। अगला लिखा गया किसी चालक की सतह हमेशा समविभवी पृष्ठ होती है। यानी कोई भी चालक लें, कंडक्टर लें, उसका सतह पर विभव का मान क्या होगा, चारों तरफ एक समान होगा। चारों तरफ क्या होगा, एक समान होगा। और एक पॉइंट लिखा गया किसी चालक का संपूर्ण आयतन एक समान विभव पर होता है। यानी मान लीजिए कोई चालक है, क्या है, कोई चालक है, तो चालक के पृष्ठ पर विभव का मान दिया 10 वोल्ट, तो ये प्रत्येक बिंदु पर कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। क्या होगा, क्यों 10 वोल्ट होगा, क्योंकि समविभवी पृष्ठ होता है। और पृष्ठ पर 10 वोल्ट है, सही बात है, लेकिन अंदर भी प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, 10 वोल्ट ही होगा। अंदर पर भी क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा था,
अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, लेकिन विभव का मान 0 नहीं होगा। ओके, चलिए ये रहा समविभवी पृष्ठ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट, शॉर्ट नोट्स का ये लास्ट चीज है, ध्यान देंगे। यहाँ लिखा गया है एक समान आवेशित खोखले गोलाकार चालक के कारण विभव। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे एक समान आवेशित खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, लेकिन आज हम देख रहे हैं विभव। तो इसमें 3 केस बनेगा, गोला से बाहर, गोला के सतह पर या गोला के अंदर। तो यहाँ लिखा गया गोला बिंदु ए पर विभव, यानी गोला के बाहर विभव। तो क्या होगा, V = 1/4πε क्यू बाई आर, जहाँ क्यू क्या है, तो क्यू है गोलाकार आवेश का आवेश, गोलाकार चालक का आवेश। आर क्या है, इसे केंद्र से दूरी, इसे केंद्र से दूरी। ये रहा विभव का फॉर्मूला। अब लिखा गया गोला के पृष्ठ पर या अंदर, इसका मान क्या हुआ, तो हम जानते हैं चालक के जितना पृष्ठ पर विभव होगा उतना ही अंदर होगा, यानी इस गोला के अंदर जो आयतन है पूरा आयतन का विभव क्या एक समान होगा। इसे हम बोल सकते हैं समविभवी आयतन। क्या बोल सकते हैं, समविभवी आयतन, समविभवी आयतन। ओके, चलिए तो V का मान क्या होता है 1/4πε क्यू बाई आर। इस सतह पर भी होगा, 1 मिनट, हाँ सही है। ये जो स्मॉल r था इसका मान क्या होगा, त्रिज्या का बराबर है, त्रिज्या का मान दिया कैपिटल आर, क्या हो जाएगा कैपिटल आर। ओके, चलिए तो ये रहा, यदि आवेश प्लस में है तो प्लस में लेंगे, माइनस में है तो माइनस में। तो ये रहा आवेशित खोखले गोलाकार चालकरण विभव। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन से। चलिए देखते अब देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, विद्युत तीव्रता का मात्रक। तो विद्युत तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए दिया है न्यूटन पर मीटर, बी दिया वोल्ट पर मीटर, सी दिया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डी दिया वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बीटी करेंगे, टी करेंगे, ऑप्शन नंबर बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है बिंदुवत आवेश के कारण r दूरी पर विभव का मान होता है। तो कोई बिंदु आवेश मान लेते हैं q है, r दूरी पर विभव निकालना है, तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V = 1/4πε0 q बाई r। क्या होता है q बाई r, तो q बाई r है, तो बताइए r तो कहीं दिया, देखिए इसमें ये लिखा है r के अनुपात, गलत है। r स्क्वायर तो है नहीं, तो गलत, ये भी गलत, r स्क्वायर नहीं है। r के व्युत्क्रम अनुपात जी बिल्कुल। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, v का मान क्या है, r का व्युत्क्रम अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। तो डी क्या टी कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर परिणामी विद्युत बल क्या होगा। अभी कुछ देर पहले देखे थे, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे तो परिणामी बल का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हमेशा 0, बी दिया कभी 0 नहीं, सी दिया द्विध्रुव क्षमता में, ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा, कि यहाँ लिखा गया एक समान विद्युत क्षेत्र, यदि यही रहता असमान विद्युत क्षेत्र तो हम 0 नहीं होता। यहाँ लिखा गया विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी में क्या संबंध है, तो हम पढ़े E = -dV/dr। तो dr लिखे चाहे dx लिखे, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। तो E = क्या होगा -dV/dx। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है। तो गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। तो बी क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। कोई गोलीय कवच है, अंदर विभव का मान होता है, चारों तरफ एक समान होता है अंदर। ऑप्शन ए दिया है 0, गलत, बी दिया है एक समान, ऑप्शन नंबर बी क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों ही 0 होता है। तो गलत है, क्यों गलत है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है परंतु विभव 0 नहीं होता है। अगला दिया है कि विभव 0 होता है विद्युत क्षेत्र नहीं, ये भी गलत है। विद्युत क्षेत्र 0 होता है परंतु विभव नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सी होगा सी, सी कर देंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। तो एक प्लस क्यू चार्ज है और एक क्या है माइनस क्यू चार्ज है। निरक्षीय स्थिति मतलब यहाँ पर विभव निकालना है, विभव 0 आएगा, कैसे 0 आएगा, तब इसे भी सोच सकते हैं जितना इसे कारण विभव होगा उतना इसे कारण विभव होगा। इसे कारण प्लस में, इसे कारण आएगा प्लस 10 वोल्ट, इसे कारण आएगा माइनस 10 वोल्ट, हिसाब करेंगे तो आएगा 0। कितना आएगा 0, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। तो क्या टिक करेंगे डी, हालांकि ये केस हम लोग देखे भी थे लोग। ओके, चलिए तो ये इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। दोनों बिंदु के बीच वोल्ट में विभवांतर कितना है। ओके, अब इसमें क्यू का मान कितना दिया है 2 कूलम, ले जाने में क्या है कार्य, यानी डब्ल्यू का मान दिया है 20 जूल, हमको निकालना है विभवांतर v = व्हाट। तो फॉर्मूला क्या होता है, v = होता है W/Q, W/Q। जहाँ W का मान कितना दिया है 20 दिया है, Q का मान दिया है 2, कट कितना गया 10, यानी इसके आंसर कितना आएगा 10।
और इसे ऐसा मतलब तो बोल्ट तो 10 वोल्ट होगा। तो क्वेश्चन में दिया वोल्ट में कितना होगा, 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 80 पर। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो ये होता है 1/4πε0 q/r। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, 80 पर। ओके, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र एवं विभव दूरी r के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। फिर देखिए, विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र एवं विभव r दूरी के साथ कैसे चेंज होता है। तो बताइए, विद्युत क्षेत्र था उसमें क्या था, तो उसमें हम लोग पढ़ चलो 1/4πε0। इसे मान हम बात करते हैं अक्षीय स्थिति में, तो क्या आया था, वेक्टर E बराबर आया था। चलिए E का सिर्फ परिमाण लेते हैं, तो क्या है 1/4πε0 2p/r3, यानी इसमें बटा में r3 आया था। हालांकि ये जो केस होता है कब काम करता है, जब r का मान क्या हो, r का मान बड़ा बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, किससे, a से, यानी a से बहुत बहुत बड़ा हो तब, ठीक है। हालांकि शॉर्ट नोट्स में मेंशन करना चाहिए था, बट नहीं किया, बढ़ जानेंगे आप लोग। अब यही क्या लिखा गया, तो E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r3। अब बट हम बात करते हैं किसका, v का बात करते हैं। तो v में क्या आया था, तो v में बटा में आया था r², क्या आया था 1/4πε0 p cos थीटा बटा r², p cos थीटा बटा r²। यदि हम इसकी अक्षीय स्थिति में बात करें तो ये गायब हो जाता है, या तो इसका मान 1 नहीं तो माइनस होना था, तो बट बटा में तो r² है ना। तो क्या निष्कर्ष निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा बटा में r3 और उसमें आएगा बटा में r²। इसमें बोला विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र में r3 है, तो ऑप्शन ए गलत है, ये भी गलत, r² ये भी गलत, ऑप्शन नंबर डी। क्यों डी होगा, यहाँ पर 1/r³ दिया और यहाँ पे दिया 1/r²। ओके, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10⁵ वोल्ट। अब विभवांतर यानी v का मान दिया है 10⁵ वोल्ट। उनके बीच की दूरी, यानी दोनों प्लेट, मान लीजिए एक प्लेट यहाँ पर, एक प्लेट यहाँ पर, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, तो दोनों के बीच की दूरी दिया है, इसको मान लेते हैं r। तो r का मान दिया है 4 × 10⁻³ मीटर। इसके बाद से दिया है इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच एक इलेक्ट्रॉन स्थित है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, q। तो q का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ मानिए इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में रहता है, हालांकि माइनस प्लस से मतलब नहीं है, क्योंकि हमको इसमें क्या निकलना है, इसे निकालना है इलेक्ट्रॉन पर बल, बल का परिमाण निकालना है, यानी F इक्वल टू व्हाट। ओके, अब बताइए किसी आवेश पर कार्यरत बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो F निकालना, तो हम जानते हैं F का फॉर्मूला क्या होता है, तो F का फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए, तो F का फॉर्मूला होता है Q × E, यहाँ लीजिए Q × E। अब देखिए Q, तो क्या इसमें Q का मान दिया है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, यानी Q का मान दिया है, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो Q का मान क्या है 1.6 × 10⁻⁻⁹। बट क्या E का मान दिया, इसमें देखिए, इसमें E का मान नहीं दिया ना, तो पढ़े E का फॉर्मूला क्या होता है dV/dr, यानी v/r। तो सर माइनस में होता है, तो माइनस चिन्ह सिर्फ ये बताता है कि E का जो दिशा होता है ना, जिधर क्या बोलते हैं dV का मान जिधर घटता है, यानी देखिए सिंपल, dV माने क्या हुआ, विभव में परिवर्तन। तो जिधर विभव का मान घटता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उधर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो dV का मान माइनस में आता है, उस माइनस को प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, माइनस। जैसे आप वैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर विभव दिया है 10 वोल्ट, इधर आए तो यहाँ पर विभव आ गया 8 वोल्ट, कितना गया विभव 8 वोल्ट। हम बोले dV का मान निकालिए, तो परिवर्तन कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, था 8 - 10 -2 वोल्ट आएगा, और हम चाहते हैं माइनस चिन्ह रहे, इसलिए हम क्या निकालते हैं, माइनस dV निकालते हैं। तो माइनस dV निकालने से क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। बट हम उसी पे हम परिमाण चाहिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, E को क्या लिख सकते हैं, E को लिख सकते हैं v/r, तो v/r। अब देखिए 1.6 × 10⁻⁻⁹ v का मान कितना दिया है, तो v का मान दिया 10⁵ बटा r का मान कितना दिया है 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ इसी को सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या है 1.6, अब बटा में 4, तो क्या इसको लिख सकते हैं 16 बटा में यहाँ क्या लिख सकते हैं 40 का 10 तो नीचे 0 हो जाएगा। देखिए 10⁻⁻⁹ और 10⁻5 कितना जाएगा, तो 10⁻⁻⁹ और प्लस 5 कितना आएगा -14। ओके, अब बटा में क्या है 10⁻³ 10⁻³ इसे सॉल्व करें कितना है, देखिए तो 4 से 16 यहाँ पर आ गया 4, कितना आ गया 4, तो 4 × 10⁻14 है, अब बटा में 10 इसमें इंक्लूड कर कितना आएगा 10⁻−2 माइनस पर तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 × 10⁻−12 4 × 10⁻−12। तो कह दिए, देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या है डी, तो क्या टी करेंगे ऑप्शन नंबर डी टी। ओके, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ये हम लोग निकाले थे, आप निकाल सकते हैं कैसे, तो V का फॉर्मूला होता है W/Q, W का विमीय सूत्र क्या होता है mL² T - 2 बटा Q क्या होता है 80 तो 80।
तो ई का फॉर्म में एम आएगा, एल स्क्वायर आएगा, टी के पावर -3 आएगा, टी के पावर -2 गलत, टी के पावर -2 गलत, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और ए के पावर -1, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी सी टी। क्या टिक कर देंगे? ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या पड़ेगा? V = 1/4πε0 P cos थीटा, अब बटा में था r², बटा में क्या था? r²। तो इसे क्या निष्कर्ष निकला? तो V जो है प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। तो 1/r² कहाँ दिया? देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युत विध्रुव वेक्टर E तीव्रता वाला विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा? तो टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E, एंड ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, किसी विद्युतीय द्विध्रुव की साम्य अवस्था के लिए द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P तथा क्षेत्र E है के बीच क्या कोण क्या होगा? यानी वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का कोण क्या होगा? जब साम्य अवस्था में रहता है ना तो कोण होता है 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, हालांकि साम्य अवस्था भी दो टाइप का होता है, एक होता है अस्थायी साम्य अवस्था, एक होता है अस्थायी साम्य अवस्था। ठीक है, तो जब साम्य अवस्था बोले, इसमें अस्थायी अस्थायी नहीं बोला है ना, तो जनरली हम अस्थायी साम्य अवस्था लेके होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। हालांकि 180 डिग्री भी क्या होता है? साम्य अवस्था होता है, तो ये वाला होता है अस्थायी साम्य अवस्था, और 0 डिग्री क्या होता है? अस्थायी साम्य अवस्था होता है। बट ये चूंकि एक ही ऑप्शन वाला सवाल है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसमें किसको हम प्रेफरेंस देंगे? 0 को देंगे, ना कि 180 को देंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर दिया है, एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई है, और चालक का विद्युत विभव भी है। ओके, समझ में नहीं? ठीक है, एक गोलीय चालक दिया है, तो गोलीय चालक बना लेते हैं। ऐसा कुछ चालक होगा, इसमें बोला गया इसका पृष्ठीय घनत्व क्या है? सिग्मा है। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ओके, इसे बस क्या दिया है? बोला गया कि इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई है। अब इसके पृष्ठ पर तीव्रता क्या है? ई है, तो पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ई। फिर क्या दिया यहाँ पर? पृष्ठ पर विद्युत विभव भी दिया है, भी दिया है। इसमें क्या बोला गया है? आवेश को नियत रखते हुए, यानी आवेश की बात किया, तब इसमें आवेश को कांस्टेंट रखना है। इसके आवेश को मान लेते हैं क्यू। आवेश क्या मान लेते हैं? क्यू। कितना आवेश मान लेते हैं? क्यू आवेश मान लेते हैं। आवेश को नियत रखते हुए त्रिज्या को आधा कर दें, और त्रिज्या को मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? त्रिज्या को आधा कर दें, तो बोला है गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और विभव क्या होंगे। अच्छा, यानी त्रिज्या को आधा करने के बाद विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, विभव क्या होगा, हमको देखना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीखे थे किसमें? तो एक वीडियो था हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स में। तो यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनाने आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स का वीडियो जाकर आप देख लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं, या यहाँ पर उसका लिंक शो कर रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे और देख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं क्या है। तो ई बराबर क्या होगा? तो हम जानते हैं ई का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0। एक काम करते हैं, 1/4πε0 क्या कांस्टेंट होता है ना, इसको मानते हैं के। क्या मान लेते हैं? के। तो के क्यू बटा आर स्क्वायर, क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सतह पर निकालना है, तो दूरी कितना दिया है? कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। भी का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बटा आर, क्यू बटा। ओके, अब इसमें बोला क्यू नियत रखना है, यानी ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इसमें ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, यानी ई का मान आर पर डिपेंड करेगा। और इसमें क्या बोला गया है? त्रिज्या आधा कर दो। अब तो सोचिए, जब इसको हम आधा कर देंगे तो क्या होगा? ये आधा बटा नीचे होगा, नीचे आएगा 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ऊपर तो 1 रहेगा। तो कितना है इसको सॉल्व करने पर? इस सॉल्व करने कितना है? इसको सॉल्व करें, ये वाला मान कितना आ जाएगा? 1/1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ऊपर है तो 4 आ जाएगा 4, यानी ई का मान कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 4 गुना। अब हम भी की बात करें, अब सोचिए ये 1 रहेगा, आर को करना आधा, यानी 1/2, तो 2 ऊपर आएगा 2, यानी भी का मान क्या हो जाएगा? तो भी का मान आ जाएगा 2 गुना। कितना गुना आ जाएगा? 2 गुना आ जाएगा। तो भी होगा 2 गुना, ई होगा 4 गुना, तो 4e, यानी ई 4 गुना भी 2 गुना। ऑप्शन नंबर क्या? 80 कर देंगे। क्या टिक कर देंगे? ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनकी वैद्युत स्थिति क्या होगी? ध्यान से करो, इसमें क्या बोला है? दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ाएं तो उनकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो ये सवाल सॉल्व करने से पहले क्या पता होना चाहिए? और पता होना चाहिए कि दो आवेशों के बीच जब दो आवेश रखते हैं तो उनकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे, लोग क्या पढ़े थे? इसका ऑप्शन में क्या आया था? ए आया था। चलिए यहाँ पाते हैं, तो हम लोग पढ़े थे दो आवेश के निकाय की स्थिति ऊर्जा। तो मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर है Q1 और एक आवेश यहाँ पर है Q2, इस सिस्टम का स्थिति ऊर्जा क्या होगा? दूरी मान लेते हैं यार, तो फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। ओके, अब बताइए इनके बीच की दूरी क्या बोला गया है? बढ़ाई जाए। तो बताइए इस R के मान बढ़ाने से क्या होता है? तो हालांकि R के मान बढ़ने से घटना चाहिए, परंतु यहाँ पर ध्यान देंगे प्लस माइनस में मैटर करता है।
अरे दोनों आवेश प्लस में रहे तो प्लस 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 हो जाएगा, दोनों आवेश माइनस में रहे तो माइनस माइनस प्लस हो, यानी सजातीय आवेश किस में क्या आएगा, ये पूरा टर्म प्लस में आएगा। तो जब पूरा टर्म प्लस में तो आर के मान बढ़ाने से यू क्या होगा, घटेगा, यू क्या होगा, घटेगा। परंतु एक बात पढ़ेंगे लोग, जब कोई चीज माइनस में रहता है तो मानिए -3 है, अब -3 इस 3 को हम बड़ा कर दें, -5 कर दें तो ओवरऑल बढ़ा ही घटा, घट गया, क्या हो गया, घट गया। तो 3 से 5 किए तो घट गया, यानी इसका क्या होगा, यदि माइनस में आए तो आर के बढ़ने से यू क्या होगा, यू भी बढ़ेगा, यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे आर के बढ़ने से यू घट रहा है ना, परंतु यदि सिस्टम में माइनस में रहता तो आर के बढ़ने से यू क्या होता, बढ़ता। तो कंक्लूजन क्या निकला, तो सजातीय आवेश रहेगा तो दूरी बढ़ाने से यू का मान क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। लेकिन विजातीय आवेश से किसमें क्या होगा, दूरी बढ़ाएंगे तो यू का मान बढ़ेगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया घटती है, बी दिया है बढ़ती है, सी दिया समान रहती है, डी दिया घट या बढ़ सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी। यदि यही सवाल ऐसा होता है दो सजातीय आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनकी वैद्युत स्थिरता क्या होती है, तो यहाँ बोलते हैं घटती है, क्या बोलते हैं, घटती है। यहाँ रहता है विजातीय आवेश तो क्या बोलते हैं, बढ़ती है, परंतु इसमें सजातीय विजातीय की बात नहीं की, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होता है। अब ये बात नोट कर सकते हैं कि सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने से क्या होता है, और दो विजातीय आवेश बढ़ाने से क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे लिखकर समझ सकते हैं। ओके, चलिए इसका 18 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है। देखते हैं, ऑप्शन ए दिया विद्युत फ्लक्स, यह अदिश राशि है, कि पढ़े चलो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो फाई होता है ई डॉट एस, और डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश राशि। विद्युत विभव भी, ये भी अदिश राशि है, आज ही पढ़े। विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा यानी ये भी अदिश राशि है। विद्युत तीव्रता, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, सदिश राशि होता है। अगला सवाल दिया है, आघूर्ण पी वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र ई में ई की दिशा से 90 डिग्री घूर्णित करने में क्या करें, ध्यान देंगे। ई की दिशा से, ई की दिशा में क्या होगा, θ1 बराबर 0 डिग्री से, θ1 बराबर 0 डिग्री से 90 डिग्री, एक मिनट, 90 डिग्री से घूर्णित करने पर, θ2 बराबर 90 डिग्री घूर्णित करने पर किया गया कार्य क्या होगा। ओके, तो हम लोग पढ़े थे लोग, यू का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू बोले या यू बोले, दोनों सिमिलर था। फॉर्मूला क्या था, तो पीई cos θ1, θ1 का मान दिया 0 डिग्री, माइनस cos θ2, θ2 का मान दिया 90 डिग्री, तो कितना गया, पीई cos 0 का मान 1 और cos 90 का मान कितना होता है, 0, दिया जाएगा 1 माइनस 0, किया गया पीई, किया गया पी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कैटी कर देंगे, सिटी, कैटी कर देंगे, ऑप्शन नंबर सिटी कर देंगे। ओके, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेशों के स्थिर विद्युतीय स्थिति क्या होगी, सिंपल। अब बोलेगा निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 आवेश है, प्रत्येक का मान दिया 1 माइक्रोकूलम, यानी ये भी दिया है 1 माइक्रोकूलम, ये भी दिया है 1 माइक्रोकूलम। अब बीच की दूरी कितना दिया है, तो दूरी दिया है 1 मीटर। बोला गया इनकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, यानी यू का मान क्या होगा। यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 दिया 1 माइक्रोकूलम, इसलिए सकते हैं 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 कूलम, तो कितना गया 10 की पावर माइनस 1। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बटा R, R क्या है, दूरी। अब बताइए इसका वैल्यू कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 का मान, तो Q1 का मान दिया है 10 की पावर माइनस 6, Q2 का भी मान 10 की पावर माइनस 6, R का मान दिया 1 मीटर, यहाँ लिख देंगे 1 मीटर, तो कितना आ गया 9 गुणे 10 के पावर यहाँ पर 9 है और यहाँ -6 है, यहाँ -6। हम लोग पढ़े चलो, जब आधार सेम रहता है पावर जोड़ते हैं तो यहाँ 9 है, यहाँ -6 या -6, तो कितना आ गया 9 गुणे 10 के पावर, ये कितना आ गया 6 बार यानी -3, कितना आ गया -3। तो 9 गुणे 10 के पावर -3 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके सर, यहाँ भी तो दिया था, बट यहाँ देखिए मात्रा क्या दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, और यहाँ दिया जूल। तो जब इसमें सब एसआई मात्रक में लिए हैं तो आंसर भी एसआई मात्रक में, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, सी। क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव क्या अनुभव करता है, ऑप्शन ए दिया है नेट बल, गलत, क्योंकि नेट बल 0 होता है। बी दिया है नेट टॉर्क, जी टॉर्क तो अनुभव करता है, बट सी देखते हैं बल और टॉर्क दोनों, ये गलत है। डी दिया है नहीं बल नहीं टॉर्क, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक करेंगे, टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव क्या अनुभव करता है, नेट टॉर्क अनुभव करता है। असमान रहता तो क्या होता है, असमान रहता तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, क्या होता है, सी हो जाता है। परंतु जब एक समान विद्युत क्षेत्र है इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ओके चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर 22, देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट है, यानी लास्ट क्वेश्चन था। चलिए
तो इसी के साथ इस वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो आज हम लोग जितना पढ़े हैं लोग, इसमें जो भी अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट नहीं हुआ और एक लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें पूरे कैपेसिटर के बारे में देखेंगे लोग, और भी जो चीज़ है वो देखेंगे लोग, और उसके बाद से जितना भी PYQ क्वेश्चन है सब डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।